नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी हर वक्त कोशिश होती है कि देश विज्ञान के करीब जाए, कार्य कारण के संबंधों के करीब जाए, पाखंडों से दूर रहे। ऐसे में हमारी चिंता जोशी मठ को लेकर भी है कि जोशी मठ में देवभूमि उत्तराखंड में इस वक्त सबसे बड़ा संकट आया हुआ है। वहां 25,000 से ज्यादा लोगों को रात को नींद नहीं आ रही है। देश भर के संवेदनशील लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि आखिर सरकार कि किन नीतियों की वजह से उन्हें यह झेलना पड़ रहा है। हालांकि सरकार के नुमाइंदे इसे प्रकृति का खेला बता रहे हैं। दूसरी तरफ हमारी चिंता यह भी है और हमारा सरोकार भी कि आखिरकार वह बाबा संत महात्मा, खासकर चमत्कारी बाबा कहाँ हैं। संकट के इस वक्त में जब हिंदू सबसे बड़े संकट में फंसे हुए हैं, उत्तराखंड देवभूमि के लोग संकट में हैं और ये चमत्कारी बाबा जो आपके दुख को पहले ही जान लेते हैं, आपके रोग को आपके बताने से पहले समझ लेते हैं, आपके बच्चों को बिना पढ़े पास करा देते हैं, आपके ग्रह नक्षत्र देखकर बता देते हैं कि 20 साल बाद क्या होने वाला है, वह सारे चमत्कारी बाबा कहां हैं। खासकर तब जब 99% हिंदू जोशी मठ में संकट में है। आज का प्रश्न यही है कि आखिरकार वह किस बिल में छुपे हुए हैं। वह संत महात्मा, खासकर चमत्कारी हम कह रहे हैं कि वह चमत्कारी बाबा कहाँ हैं जो लाखों जनता की जेब से हर रोज ऐंठ रहे हैं। इस संकट के वक्त में वह मुंह क्यों नहीं खोल रहे। इस बात को समझने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। दोनों अपने क्षेत्रों को जानकार और एक्सपर्ट हैं। सबसे पहला परिचय हम आपका कराएं मच्छिंद्र मुंडे साहब से। वह महाराष्ट्र के अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के सदस्य हैं और जुड़े हुए हैं। दूसरे हमारे साथी हैं महेंद्र पांडे। वह लगातार पर्यावरण पर लिखते हैं, पर्यावरणीय मामलों के जानकार हैं और इस तरह की चिंताओं को जो जोशी मठ में हुआ है वह आज नहीं कह रहे, बल्कि सालों से वो लोग इस बात को कहते हैं। उसमें महेंद्र पांडे भी शामिल है। तो बातचीत की शुरुआत मच्छिंद्र जी आपसे कि आखिरकार जब संकट का वक्त है, देवभूमि पर संकट है, तो मैसेंजर ऑफ गॉड्स आखिरकार कहां। जब जब ऐसी बातें होती है देश में कहा भी या दुनिया भर में, तब तब ज्योतिषी अपने अपने दावे करते रहते हैं। पहले ही भविष्य में भी लोगों ने करने वाले हैं, पहले भी भूतकाल में भी किए हैं, लेकिन इसमें से 2-4% सच होते हैं। रियल प्रैक्टिस में एक्चुअली मिनिमम 50% तो सच होना चाहिए लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। यानी कुछ भी दावा करेंगे तो 50% तो रिजल्ट आते ही है, लेकिन ज्योतिष के उतने मिलते नहीं, 50% भी नहीं मिलते। तो ये जब अभी घटना घड़ी है और हुआ है, तो इसके बारे में कोई भी ज्योतिषी इसके पहले यानी एडवांस में, यानी 4 दिन 5 दिन पहले या 4-6 महीना पहले कभी भी दावा किया नहीं कि ये होने वाला है। यानी उनको समझता कुछ नहीं है, लेकिन हर एक बार ये लोग दावा करने में मजबूर रहते हैं। कुछ ना कुछ कुंडली बताते हैं, कुंडली मानते हैं, उनकी कुछ पत्रिका बनाते हैं, डेड बॉडीज की भी बनाते हैं। जैसे कि जीवित आदमी का हो, जीवित प्राणी का हो, उनका तो भविष्य बताते ही है, लेकिन जो डेड है, मृत है, उनके बारे में जैसे कि जमीन है, आकाश है, इसके बारे में भी वो कुछ कुछ दावे करते रहते हैं। कोई बिल्डिंग हो, कुछ ये हो, लेकिन ये टाइम उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इसका यही रीजन है कि ज्योतिष जिस चीज के ऊपर खड़ा है वो सब झूठा है। उसका बेस यानी फाउंडेशन ही झूठा है। नवग्रहों की जी यादी, एक्चुअली नवग्रह है नहीं, 8 ही ग्रह है, लेकिन उनका दावा नवग्रह का जो है वो सब झूठा लिस्ट है। यानी उसमें कई तारा है, यानी जैसे सूर्य ये तारा है, चंद्र उपग्रह है, ग्रह नहीं है, राहु और केतु नाम का कोई चीज उपलब्ध नहीं है। ये सब चीज कंसिडर करके भी जो बताया जाता है वो सब झूठा है इसके बारे में, इसीलिए वो नहीं कुछ बता सके। लेकिन अभी भी क्या होता है, हर दफा 100 लोग अगर बात बताने शुरू करेंगे कि ये होगा ये नहीं होगा, कई लोग बोलेंगे होगा, कई लोग बोलेंगे नहीं होगा, तो उसमें से कई लोगों का तो सच होगा ही ना। कॉइन को 2 साइड्स होता है, वैसे हर चीज के लिए 2 साइड होते हैं, सच या झूठा। तो कई लोग झूठा बोलेंगे, कई लोग सच बोलेंगे, तो उसमें से कई लोगों का सच होते हैं। जब जब सच होगा वो लोग चिल्लाते रहते हैं, देखो हमने भविष्य बताया था और ये सच हुआ। अभी जब झूठा होता है उसके बारे में वो कुछ बताते नहीं रहती। ये भी दावा उनका होता है, कई लोग जो किया था वो झूठा हो गया, लेकिन इनके बारे में कोई बताते नहीं। इसका क्रेडिट उनको ज्योतिष को मिलता रहता है। तो ये अक्सर में ये झूठा है। रियल प्रैक्टिस में क्या हुआ
मैं आपको अगर बताएंगे, यानी जोशी मठ में जो हुआ है, जिसका ज्योग्राफिकल रीजंस क्या है, साइंटिफिक रीजंस क्या है, वो तो सब आपको भी मालूम होगा। तो भी मिश्रा कमेटी थी 1976 में, उन्होंने जो बिल्कुल बिल्कुल कुछ एक्सप्लेनेशन दिया था इसके बारे में, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। उनका कहने का बात था कि ये ओल्ड जुना पुराना टाइप का एरिया है, लैंडस्लाइड का एरिया है। हाँ, उसमें फ्रेजाइल इकोसिस्टम्स, या जिसे अपन ये कहते हैं कि सेस्मिक रीजन है, यानी भूकंप होने के, अर्थक्वेक होने का धोखा जहां ज्यादा है, ऐसा ही रीजन है। ये कोई कंसिडर नहीं करते। ये छोड़कर, ये होते हुए भी लोग कुछ कुछ कंस्ट्रक्शन करते रहते हैं। वहाँ नेशनल थर्मल पावर स्टेशन का भी कंस्ट्रक्शन विष्णुगढ़ में चालू था, उसका भी कुछ असर उसके ऊपर हुआ है तपोवन के बारे में। और दूसरा, एंथ्रोपोलॉजिस्ट का जो भी एक्टिविटीज उधर चलती है, जैसे होटल्स, रेस्टोरेंट्स, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन बहुत हुआ है। ये सब रीजन है। और विड्रॉल ऑफ वाटर, जमीन से पानी निकलने, यानी खंदक फोड़ के, खड़क फोड़ के जो पानी निकाला जाता है स्टोन से, उसकी वजह से भी लैंड थोड़ा लूज बन जाती है, और पानी ज्यादा निकलने की वजह से स्टोन्स की ताकत कम होती है। इसकी वजह से ये सब रीजंस है ज्योग्राफिकली। जी इससे ज्यादा बिल्कुल महेंद्र जी उसके बारे में ज्यादा बताएंगे। तो जी ठीक है, बिल्कुल। चलिए हम बहन ब्लास्टिंग जी के विस्टिंग कई पास जगह ही भी चलते करते हैं हैं और लोग, इसकी बहन वजह जी से से होता समझते हैं कि बहन जी, मैं देख रहा था टीवी चैनलों पर तमाम संतों और महात्माओं के बाइट आ रहे थे, वो जोशी मठ पर बोल रहे थे। एक तो वो है। संत हैं जो चमत्कारी हैं, मैं उनकी बात कह रहा था, उनको तो सांप सूंघ गया है, वो तो कुछ चमत्कार कर ही नहीं रहे, वो चुप है। एक दूसरे भी संत हैं जो भारतीय संत परंपरा से आते हैं, वो ये कह रहे हैं कि वहां मांस, मदिरा और अपराध, इस तरह की चीजें बढ़ गई थी, इसलिए देवता नाराज हो गए। ये बाबा लोग इतने मासूम क्यों होते हैं कि जो बात मच्छिंद्र मुंडे समझ रहे हैं, या जो देश के एक्सपर्ट और वैज्ञानिक समझ रहे हैं कि ये सरकारों की गलतियां हैं, विकास के गलत तरीके से किया जाने का परिणाम है, वैज्ञानिकों की बात, भूगर्भ शास्त्रियों की बात, पर्यावरण विदों की बात न सुनने का परिणाम है, यह सारी बातें हमारे बाबाओं को क्यों नहीं समझ में आती? वो सरकार को लेकर दो शब्द क्यों नहीं बोलते? सरकार को लेकर कोई शब्द इसलिए नहीं बोलते क्योंकि हमारी सरकार जो है वो खुद, अगर आप देखें तो 2014 के बाद एक आपदा से कम नहीं है। सरकार खुद ही एक आपदा है, और जी तमाम आपदाएं सरकार की ही देन है। जितना भी आप देख रहे हैं, या जोशी मठ हो, या ये पहले जो हाइड्रो पावर प्लांट का जो मसला था, ये सारी सरकार की ही आपदाएं हैं, और ये आपदाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। सरकार कहीं से चेतते हुए दिख नहीं रही है, क्योंकि अभी आपको मालूम होगा कि कल 13 तारीख को, 13 जनवरी को प्रधानमंत्री बनारस में टेंट सिटी का उद्घाटन करने वाले हैं, जो अपने आप में एक भयानक त्रासदी है और गंगा के साथ एक बहुत ही भद्दा मजाक है। जी तो सवाल यही होता है कि साधु महात्मा अपनी जगह है, लेकिन हमारी सरकार जो है तो वो खुद उसी मानसिकता की है जिसके साधु महात्मा हैं, जो हमको धमकाने का काम करते हैं, जो हमको तमाम तरीके से डराने का काम करते हैं, जो हमारी वैज्ञानिक मानसिकता बदल देना चाहते हैं पूरी तरीके से। सबकी मानसिकता एक ही है, और यहाँ पे मैं बहुत सारे वैज्ञानिकों और भूवैज्ञानिकों को भी शामिल करना चाहूँगा, जिनकी मानसिकता पूरी तरीके से बदल चुकी है, जो कभी स्पष्ट नहीं बताते हैं कि इससे क्या क्या हो सकता है, और सरकार को ये काम नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल। मैं देख रहा हूं कि वैज्ञानिकों और भूवैज्ञानिकों का एक हिस्सा ऐसा है जो कह रहा है कि एनटीपीसी के निर्माण की वजह से कोई दिक्कत नहीं हुई है। ये हमेशा होता है। आप एक चीज हमेशा आप देखेंगे कि जब चरमपंथी कट्टरवाद आपकी सत्ता पे हावी होता है, तो केवल एक पूंजीवाद को बढ़ावा मिलता है। उसके बाद पर्यावरण का बेतहाशा विनाश किया जाता है, और आदमी के मरने की दर जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। ये आप भारत में देखिए, आप ब्राज़ील में देखिए, ट्रंप के समय अमेरिका को देखिए, हर एक जगह ये आपको एक ट्रेंड दिखाई देगा, क्योंकि कट्टरवाद, दक्षिणपंथी कट्टरवाद जो है वो केवल एक पूंजीवादी मानसिकता का प्रतीक है।
हिमालय पे आपके बद्रीनाथ केदारनाथ हैं, वो सारे तीर्थ स्थल थे। पहले भी लोग वहां जाते थे, लेकिन अब उनको हाईवे चाहिए, सरकार को हाईवे चाहिए। उसके बाद वो तीर्थ स्थल जो है वो खत्म हो चुके होंगे, जो आध्यात्म का प्रतीक है वो खत्म हो चुके होंगे। उसके बाद जो बचेगा वो एक भद्दा पर्यटन बचेगा, जहाँ पे आप बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके जाएंगे, आपको भगवान से या बद्रीनाथ या केदारनाथ से कोई मतलब नहीं होगा। आप वहाँ पिकनिक मनाने जाएंगे, एंजॉय करने जाएंगे, तमाम तरह की वो सारी चीज़ें करने जाएंगे जो आपका धर्म आपकी इजाज़त नहीं देता है, वो करने जाएंगे। लेकिन उसके लिए हाईवे बनना जरूरी है, और सरकार को ये एक बहुत बड़ा सा एवेन्यू नज़र आता है, जिसमें कई कंपनियां, बड़ी कंपनियां बहुत अमीर होंगी, जो वहाँ पे रिसोर्ट बनाएंगी और सारी चीज़ें बनेंगी और ट्रांसपोर्टेशन का जिम्मा लेंगी। तो ये सारी चीजें हैं। और इसके साथ साथ जो और दूसरी परियोजनाएं हैं, आपको याद होगा कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के को लेके कई साधु संत जो सही में पर्यावरण के जानकार थे, उन्होंने भूख हड़ताल करके, आमरण अनशन करके अपनी जान दे डाली, लेकिन सरकार को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। सरकार वही सारी चीजें कर रही है। आज जोशी मठ है, कल कोई दूसरा होगा, कर्णप्रयाग की शुरुआत हो गई है। तो बहुत सारे ऐसे शहर होंगे, बहुत सारे ऐसे कस्बे होंगे जो बहुत ऐतिहासिक और धार्मिक स्तर पे बहुत ही मान्यता प्राप्त कस्बे और शहर है, वो सारे के सारे ध्वस्त हो जाएंगे। लेकिन सरकार को पर्यटन बढ़ाना है, वो पर्यटन बढ़ाएगी। मतलब अगर हम महेंद्र जी की बात को समझे मच्छेंद्र जी, तो उन्होंने मोटे तौर पर सबसे पहले सरकार की बात कही और कहा कि स्वयं पिछले 8 वर्षों से आई हुई प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार खुद पाखंड फैलाती है। कई मौकों पर प्रधानमंत्री भी यह करते हुए दिखाई देते हैं, यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो ऐसे में जब आप लोग अंधश्रद्धा के खिलाफ काम करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि भारतीय संत परंपरा में भी, जैसे एक तो भगवान के पूजा पाठ का अपना एक तरीका है जो हर धर्म करता है, तो क्या प्रधानमंत्री के आने के बाद पाखंड और दिखावे का वर्चस्व बढ़ा है और धार्मिक स्थानों को जो है वो पर्यटन में बदल देना और उसको मुनाफे में बदल देना और उस मुनाफे के जरिए साधु महात्माओं को भी थोड़ा धनाढ्य से संपन्न कराना, ये सब क्या प्रक्रिया भारत में 2008 के बाद ज्यादा तेज हुई है, जिससे जोशी मठ जैसी स्थितियों में संत महात्मा बहुत सारे चुप रह जाते हैं, नहीं बोलते हैं? आप बराबर बोल रहे हैं। क्या हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जब से आए हैं, तब से ज्यादा धार्मिक स्थलों को ज्यादा प्रोत्साहन देकर डेवलप करने के पीछे लगा है। वास्तव में सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन करेंगे तो भी कुछ ये नहीं है। प्रॉब्लम ये होता है कि बाकी बहुत सी समस्या है देश में, जिनके लिए कुछ भी चंदा रहता नहीं है। और ये चंदा सब सपोज लोग हज में जाते हैं, उनके लिए पैसा दर्ज करो, इधर कोई मंदिर मस्जिद बनाओ, ये सब के लिए देश का चंदा सब खर्चा करके, और बचा हुआ चंदा देश के जो भांडवलदार लोग हैं, बड़े लोग जो है अदानी अंबानी सर के, वो लूट रहे हैं। और आधे अधिक भाग गए, सब लेकर बैंकों को लूट कर वो सब प्रदेश में चले गए। ये सब के ऊपर बिना ध्यान देकर धार्मिक उत्साह बढ़ाने का, धार्मिक ये फैलाने का, वाद निर्माण करने का और पब्लिक को लगे रहो रहने की तरीका जो मोदी साहब कर रहे हैं, ये बहुत बुरी बात है। वास्तव में कोई भी धार्मिक स्थल हो या कुछ भी हो, डेवलप करने के लिए कुछ भी ये नहीं है, करना चाहिए, बराबर है, लेकिन उसको ज्यादा प्रेशराइज करके, उधर ज्यादा चंदा खर्चा करके बाकी समस्या के ऊपर ध्यान नहीं है। इसके ऊपर हम लोग ज्यादा बोल रहे हैं, इसके कारण कि देश में कई लोग पॉवर्टी लाइन के बिलो हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं मिल रहे हैं। कई किसान है जो आत्महत्या कर रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं मिल रहे हैं। खाली दावा या डिक्लेरेशन होते हैं, लेकिन उन तक वो पहुंचता नहीं है। तो देश का खजीना सब खाली हो गया ये डेवलप करने में, जहां धार्मिक स्थलों को ज्यादा बढ़ावा देकर। ये बहुत बुरा बात है, ये चिंता की बात है देश के लिए। तो ये रोकनी चाहिए एक्चुअली। जहां पुष्कर धामी साहब चीफ मिनिस्टर है वहां के, लेकिन वो उसके बारे में कुछ नहीं बोलता। वो यही, जैसे अभी कई लोग आप जैसा बोला कि वहां दारू पीते लोग ये करते हैं। अभी जहां तुम डेवलप करेंगे वहां लोग आएंगे, एंजॉय करेंगे, और उसकी वजह से धरती के ऊपर उसका बोझ बढ़ता है, ऐसा कुछ होता नहीं है रियल प्रैक्टिस में। कि जो भी रीजन है,
सच जो कारण है वो छुपाया जाता है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है और नकलत दूसरा धर्म के साथ आने वाले रीजन बता के लोगों को फंसाया जाता है। जी, ये चिंता महेश की जी, बात है। एक टिप्पणी आपसे धन्यवाद। आखिरी तौर पर चाहेंगे कि क्या जिस तरह से पूरे देश में धार्मिक पर्यटन स्थलों को या धार्मिक स्थलों को पर्यटन स्थल में बदल देने की जो वाहवाही है और उससे जो रेवेन्यू कमाने की जो चाहत है या कोशिशें हैं, ये कोशिशें भी, चूंकि सारे धार्मिक स्थल जो है भारत के आमतौर पर घनघोर पर्यावरणीय स्थानों पर हैं जो संवेदनशील हैं, तो क्या आने वाले भविष्य में ये देखा जाना चाहिए कि अगर सरकार इसी तरह से, जैसे चार धाम यात्रा इसलिए कराई जाएगी और ऐसे चौड़ा इसलिए रास्ता बनाया जाएगा कि सालों भर वहां लोग जा सकें, इसी तरह बनारस में किया गया और वहां कॉरिडोर बनाया गया, इसी तरह मथुरा में किया जा रहा है, देश के हर स्थल पर, वहां उधर जैन लोग रांची में संघर्ष कर रहे हैं, महाकाल में भी किया गया है, महाकाल में किया। तो क्या भविष्य जरा बताइएगा कि अगर इस तरह की स्थितियां कायम होंगी तो हम किस तरह की त्रासदी झेलने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें, हमारी सरकारें तैयार रहें? सबसे पहले मैं ऑल वेदर रोड, जो चार धाम ऑल वेदर रोड है, जो प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, और ड्रीम प्रोजेक्ट के साथ ही आपको याद होगा कि जब उसकी शुरुआत करने प्रधानमंत्री गए थे तो नितिन गडकरी भी साथ गए थे। तब उन्होंने नितिन गडकरी के कंधे पे हाथ रख के प्रधानमंत्री ने हमारे बताया था कि ये आधुनिक भारत के श्रवण कुमार हैं। श्रवण कुमार की इससे ज्यादा बेइज्जती मुझे लगता है कभी किसी ने नहीं की होगी, क्योंकि श्रवण कुमार को हम जानते हैं कि उन्होंने अपने माता पिता को कंडी में टोकरी में बैठा के, और उन्होंने जंगल नहीं काटे, उन्होंने पेड़ों को नहीं काटा, वो अपने रास्ते से गए और वापस आए अपने माता पिता को लेके। यहाँ पे जो हाईवे बना रहा है उसको आप आधुनिक भारत का श्रवण कुमार बता रहे हैं, तो इससे भयानक और क्या उदाहरण हो सकता है कि हमारी सरकार पर्यावरण को किस तरीके से देखती है, किस तरीके से सोचती है। और जहाँ तक ये है कि धार्मिक सारी चीज़ें जो आप कर रहे हैं उसका क्या परिणाम होगा और उसका क्या हम परिणाम देखते हैं, तो ये किसी विशेषज्ञ को बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 2000 के बाद से 2014 के बाद से आज की डेट तक आप अपने मस्तिष्क को इस हद तक सुरक्षित रख पाए हैं कि आप चीज़ों का आकलन करें, आप अभी भी कोई क्रिटिकली कुछ सोच सकते हैं, तो ये सारे लोगों को समझ में आ जाएगा कि भविष्य कैसा होने वाला है और धार्मिक स्थलों के नाम पे हम क्या क्या और देखने वाले हैं, कितनी त्रासदी झेलने वाले हैं। क्योंकि जब भी मरने की बात आती है तो उसमें सामान्य जनता और गरीब लोग ही मरते हैं, उसमें कोई बड़े लोग नहीं मरते हैं। तो जब तक सरकार की ये स्थिति रहेगी कि सामान्य जनता मरती रहे, मरना है मरती रहे, लेकिन हम पूंजीपतियों का खजाना भरते रहेंगे, तब तक ये सारी चीजें हम देखते रहेंगे और हम ऐसे ही चर्चा भी करते रहेंगे। आज हम जोशीमठ की चर्चा कर रहे हैं, हो सकता है 1-2 साल बाद हम बनारस की अभी चर्चा करने लगे, उसके टेंट सिटी की चर्चा करने लगे। तो ये सारी चीजें लगातार एक के बाद एक बढ़ रही हैं, और सबसे जो बुरी चीज है कि सरकार एक घटना को छुपा सकती है, लेकिन छुपाने के बाद भी उससे ये हम उम्मीद नहीं कर पाते हैं कि वो अगली ऐसी घटना को रोक देगी या नहीं होने देगी। हर एक चीज वैसे ही हो रही है, हर एक चीज हमारे प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। टेंट सिटी के बारे में भी आपको मालूम होगा कि यह हमारे प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। हर एक ड्रीम प्रोजेक्ट अपने साथ साथ एक त्रासदी लेके आएगा, कई लोगों को मार के जाएगा, कुछ पूंजीपतियों का पेट भरता रहेगा, उनके खजाने भरते रहेंगे, और सरकार ऐसे ही वाहवाही लूटती रहेगी, और हम बेशर्मों जैसा सरकार को वोट देते रहेंगे और इसी सरकार को सत्ता में बिठाते रहेंगे। यही हमारा भविष्य है, यही हमारा वर्तमान भी है। शुक्रिया आप लोगों का बातचीत के लिए, धन्यवाद। और हम मुद्दे पर बात कर रहे थे कि आखिरकार वह चमत्कारी बाबा लोग कहाँ हैं जो कि
तमाम चमत्कारों के जरिए न सिर्फ देश का भविष्य बांच देते हैं, बल्कि वह सभी का भविष्य बांच देते हैं, सबका अच्छा बुरा कर देते हैं। वह जोशीमठ के संकट के वक्त कहाँ है? ऐसे में हमारे साथ दो खास मेहमान थे। दोनों ने इस बात को माना कि हमारी सरकार पर्यावरण को लेकर बहुत खुद भी अंधविश्वासी है और मुनाफा केंद्रित है। हमारी सरकार एक तरफ धार्मिक होने का दिखावा करती है, नाटक करती है, और दूसरी तरफ धार्मिक जगहों के जरिए पर्यावरणीय संकटों को आमंत्रित करने के भी पहली जिम्मेदार दिखाई देती है। और कम से कम 4 धाम यात्रा का निर्माण और तमाम ताकीदों के बावजूद, तमाम कहे जाने के बावजूद भी विष्णु प्रयाग परियोजना या एनटीपीसी परियोजनाएं या दूसरी अन्य परियोजनाएं जो ऊपर नीचे चल रही हैं या निर्माण नहीं रोका गया, जाहिर तौर पर जिम्मेदार सरकार है। और सबसे बड़े जिम्मेदार हैं देवताओं के नाम पर बाजार में धंधा करने वाले बाबा, जो देवता पर संकट आया है तो मुंह पर जाबी लगा के पता नहीं कहां गायब है। शुक्रिया आप दोनों का बातचीत के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। जन ज्वार जनता की